नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनते हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी भाभी। आइए सुनते हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी मेरी स्मृति अतीत के दिन प्रतिदिन गाढ़े होने वाले धुंधलेपन में एक एक रेखा खींचकर उस करुण कोमल मुख को मेरे सामने अंकित ही नहीं सजीव भी कर देती है। छोटे गोल मुख की तुलना में कुछ अधिक चौड़ा लगने वाला, पर दो काली रूखी लटों से सीमित लटाट बचपन और प्रौढ़ता को एक साथ अपने भीतर बंद कर लेने का प्रयास सा करती हुई लंबी बेरोनियों वाली भारी पलकें और उनकी छाया में डबडबाती हुई सी आंखें। उस छोटे मुख के लिए भी कुछ छोटी सीधी सी नाक और मानो अपने ऊपर छपी हुई हंसी से विस्मित होकर कुछ खुले रहने वाले होठ समय के प्रवाह से फीके भर हो सके, धुल नहीं सके। घर के सब उजले मैले सहज कठिन कामों के कारण मलिन रेखा जाल से गुथी हुई और अपनी शेष लाली को कहीं छिपा रखने का प्रयत्न सा करती हुई, कहीं कोमल कहीं कठोर हथेलियाँ काली रेखाओं में जड़े कांतिहीन नखों से कुछ भारी जान पड़ने वाली पतली उंगलियां, हाथों का बोझ संभालने में भी असमर्थ सी दुर्बल, रूखी पर गोरा बाहें और मारवाड़ी लहंगे के भारी घेर से थकित से एक सहज सुकुमारता का आभास देते हुए कुछ लंबी उंगलियां वाले दो छोटे छोटे पैर, जिनकी एड़ियों में आंगन की मिट्टी की रेखा मटमैले महावार सी लगती थी। भुलाए भी कैसे जा सकते हैं, उन हाथों ने बचपन में न जाने कितनी बार मेरे उलझे बाल सुलझाकर बड़ी कोमलता से बांध दिए थे। वे पैर न जाने कितनी बार अपनी सीखी हुई गंभीरता भूलकर मेरे लिए द्वार खोलने आंगन में एक ओर से दूसरी ओर दौड़े थे। किस तरह मेरी अबोध 8 वर्षीय बुद्धि ने उससे भाभी का संबंध जोड़ लिया था, यह अब बताना कठिन है। मेरी अनेक सहपाठिनियों के बहुत अच्छी भाभियाँ थी। कदाचित उन्हीं की चर्चा सुन सुनकर मेरे मन ने, जिसने अपनी तो क्या दूर के संबंध की भी कोई भाभी न देखी थी, एक ऐसे अभाव की सृष्टि कर ली जिसको वह मारवाड़ी विधवा वधू दूर कर सकी। बचपन का वह मिशन स्कूल मुझे अब तक स्मरण है, जहाँ प्रार्थना और पाठ्यक्रम की एक रास्ता से मैं इतनी रुआसी हो जाती थी कि प्रतिदिन घर लौटकर नींद से बेसुध होने तक सवेरे स्कूल न जाने का बहाना सोचने से ही अवकाश न मिलता था। उन दिनों मेरी ईर्ष्या का मुख्य विषय नौकरानी की लड़की थी, जिसे चौका बर्तन करके घर में रहने को तो मिल जाता था। जिस कठोर ईश्वर ने मेरे भाग्य में नित्य स्कूल जाना लिख दिया था, वह माँ के ठाकुर जी में से कोई है या मिशन की सिस्टर का ईसु, यह निश्चय न कर सकने के कारण मेरा मन विचित्र दुविधा में पड़ा रहता था। यदि वह माँ के ठाकुर जी में से है तो आरती पूजा से जी चुराते ही कुर्द होकर मेरे घर रहने का समय और कम कर देगा, और यदि स्कूल में है तो बहाना बनाकर न जाने से पढ़ाई के घंटे और बढ़ा देगा। इसी उधेड़ बुन में मेरा मन पूजा आरती प्रार्थना सब में भटकता ही रहता था। इस अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी थी। स्कूल निकट होने के कारण बूढ़ी कल्लू की माँ मुझे किताबों के साथ वहाँ पहुँचा भी आती थी और ले भी आती थी, और इस आवागमन के बीच में कभी सड़क पर लड़ते हुए कुत्ते, कभी उनके भटकते हुए पिल्ले, कभी किसी कोने में बैठकर पंजों से मुंह धोती हुई बिल्ली, कभी किसी घर के बरामदे में लटकते हुए पिंजड़े में मनुष्य की स्वर साधना करता हुआ गंगाराम, कभी बत्तख और तीतरों के झुंड, कभी तमाशा दिखाने वालों की टोपी लगाए हुए बंदर, ओढ़नी ओढ़े हुए बंदरिया, नाचने वाले रीछ, और स्कूल की एक रास्ता दूर करते ही रहते थे। हमारे ऊंचे घर से कुछ ही हटकर एक और रंगीन सफ़ेद रेशमी और सूती कपड़ों से और दूसरी ओर चमचमाते हुए पीतल के बर्तनों से सजी हुई एक नीची सी दुकान में जो वृद्ध सेठ जी बैठे रहते थे। उन्हें तो मैंने कभी ठीक से देखा ही नहीं, परंतु
उस घर के पीछे वाले द्वार पर पड़े हुए पुराने टाट के पर्दे के छेद से जो आंखें पारिये मुझे आते जाते देखती रहती थी, उनके प्रति मेरा मन एक कतूहल से भरने लगा। कभी कभी मन आता था कि पर्दे के भीतर झांक कर देखूं, पर कल्लू की माँ मेरे लिए उस जंतु विशेष से कम नहीं थी जिसकी बात कह कहकर बच्चों को डराया जाता है। उसका कहना न मानने से वह नहलाते समय मेरे हाल ही में छिदे कान की लौ दुखा सकती थी, चोटी बांधते समय बालों को खूब खींच सकती थी, कपड़े पहनाते समय तंग गले वाले फ्रॉक को आंखों पर अटका सकती थी। घर में और स्कूल में मेरी बहुत सी झूठी सच्ची शिकायत कर सकती थी। सारांश यह है कि उसके पास प्रतिशोध लेने के बहुत से साधन थे, परंतु कल्लू की माँ को चाहे उन आँखों की स्वामिनी से मेरा परिचय न भाता हो, पर उसकी कथा सुनाने में उसे अवश्य रस मिलता रहा। वह अनाथनी भी है और अभागी भी। बूढ़े सेठ सबके मना करते करते भी अपने इकलौते लड़के से ब्याह लाए और उसी साल लड़का बिना बीमार के ही मर गया। अब सेठ जी का इसकी चंचलता के मारे नाक में दम है, न इसे कहीं जाने देते हैं न किसी को अपने घर आने। केवल अमावस पुनः एक ब्राह्मणी आती है जिसे मैं अपने आप खड़े रहकर सीधा दिलवा कर विदा कर देते हैं। वे बेचारे तो जाति बिरादरी में भी इसके लिए बुरे बन गए हैं। और इसकी निर्जलता देखो, ससुर दुकान में गए नहीं कि वह पर्दे से लगी नहीं, घर में कोई देखने वाला है ही नहीं। एक ननंद है जो शहर ससुराल होने के कारण जब तब आ जाती है और तब उसकी खूब ठुकाई होती है, इत्यादि सूचनाएं कल्लू की माँ की विशेष शब्दावली और विचित्र भावभंगियों के साथ मुझे स्कूल तक मिलती रहती थी। परंतु उस समय वे सूचनाएं मेरे निकट उतना ही महत्व रखती थी जितनी नानी से सुनी हुई बेला की कहानी। कथा में बेचैन कर देने वाला सत्य इतना ही था कि कहानी की राजकुमारी की आंखें पुराने टाट के पर्दे से सुनने वाली बालिका को नित्य ताकती ही रहती थी। यह स्थिति तो कुछ सुखद नहीं कही जा सकती यदि सुनी ही कहानी के सब राजा रानी राजकुमार राजकुमारी दैत्य दानव और आदि सुनने वालों को इस प्रकार देखने लगे तो कहानी सुनने का सब सुख चला जावे। यह कल्लू की माँ की कहानी और पर्दे के छेद से देखने वाली आंखों ने मुझे समझा दिया था। भूरे टाट में जड़ी सी वे काली आंखें मेरी कल्पना का विषय ही बनी रहती। यदि एक दिन पानी बरसने से कल्लू की माँ रुक नहीं गई होती, पानी थमते ही मैं स्कूल से अकेले ही चलने दी होती और गीली सड़क पर उस पर्दे के सामने ही मेरा पैर ना फिसल गया होता। बच्चे गिरकर पारिये चोट के कारण न रोककर लज्जा से ही रोने लगते हैं। मेरे रोने का भी कदाचित यही कारण रहा होगा, क्योंकि चोट तो मुझे याद नहीं आती। कह नहीं सकती कि पर्दे से निकलकर कब उन आँखों की स्वामिनी ने मुझे आंगन में खींच लिया, परंतु सहसा विस्मय से मेरी रुलाई रुक गई। एक दुर्बल पर सुकुमार बालिका जैसी स्त्री अपने अंचल में मेरे हाथ और कपड़ों का कीचड़ मिला पानी पहुँच रही थी और भीतर दलान से वृद्ध सेठ का कुछ विस्मित स्वर कह रहा था, अरे यह तो वर्मा साहब की बाई है। उसी दिन से वह घर जिसने न एक भी झोरोका था, न रोशनदान, न एक भी नौकर दिखाई देता था, न अतिथि और न ही एक पशु रहता था, न पक्षी मेरे लिए एक आकर्षण बनने लगा। उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीर से घिरे हुए फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के मानो निरंतर वृद्धा होने की साधना में लीन थी। वृद्ध एक ही समय भोजन करते थे और वह तो विधवा ठहरी। दूसरे समय भोजन करना ही यह प्रमाणित कर देने के लिए पर्याप्त था कि उनका मन विधवा के संयम प्रधान जीवन से उबकर किसी विपरीत दिशा में जा रहा है। निहार और निरंतर मिताहार से दुर्बल देह से वह कितना परिश्रम करती थी, यह मेरी बालक बुद्धि से भी छिपा न रहता था। जिस प्रकार उसका खंडर जैसे घर और लंबे चौड़े आंगन को बैठ बैठ कर बुहारना आंगन के कुएं से
अपने और ससुर के स्नान के लिए ठहर ठहर कर पानी खींचना और धोबी के अभाव में मैले कपड़ों को काट की मगोरी से पीटते हुए रुक रुक कर साफ करना मेरी हंसी का साधन बनता था। उसी प्रकार केवल जलती लकड़ियों से प्रकाशित दिन में भी अंधेरी रसोई की कोठरी के घुटते हुए धुएं में से रह रहकर आता हुआ खांसी का सवर, कुछ गीली और कुछ सूखी राख से चांदनी, सोने के समान चमकदार तथा कपड़े से पोंछकर मारवाड़ में काम में लाने के समय बर्तन पानी से धोए जाते हैं। रखते समय शीतल उंगलियों से छूटते हुए बर्तनों की झंझनाहट मेरे मन में एक नया विषाद भर देती। परंतु काम चाहे कैसा ही कठिन रहा हो, शरीर चाहे कितना ही क्लांत रहा हो, मैंने न कभी उसकी हंसी से आभासित मुख मुद्रा में अंतर पड़ते देखा और न कभी काम रुकते देखा। और इतने में काम में भी उस अभागी का दिन द्रौपदी के चीर से होड़ लेता था। सवेरे स्नान, तुलसी पूजा आदि में कुछ समय बिताकर ही वह अपने अंधेरे रसोई घर में पहुंचती थी। परंतु 10 बजते बजते ससुर को खिला पिलाकर उसी टाट के पर्दे से मुझे शाम को आने का निमंत्रण देने के लिए स्वतंत्र हो जाती थी। उसके बाद चौका बर्तन कूटना पीसना भी समाप्त हो जाता। परंतु अब भी दिन का अधिक न तो एक पहर शेष रह जाती। दुकान की ओर जाने का निषेध होने के कारण वह अवकाश का समय उसी टाट के पर्दे के पास बिता देती थी, जहाँ से कुछ मकानों के पिछवाड़े और एक दो आते जाते व्यक्ति ही दिख सकते थे। परंतु इतना ही उसकी चंचलता का टिंडोरा पीटने के लिए पर्याप्त था। उस 19 वर्ष की युवती की दयनीयता आज समझ पाती हूँ, जिसके जीवन के सुनहरे सोपन गुड़िया के घरौंदे के सामान दुर्दिन की वर्षा में केवल बह ही नहीं गए, वरन उसे इतना एकाकी छोड़ गए कि उन सपनों की कथा कहना भी संभव न हो सका। ऐसी दशा में उसके 8 वर्ष की बालिका को ही अपने संगहीन हृदय की सारी ममता सौंप दी। परंतु वह बालिका तो उसके संसार में प्रवेश करने में असमर्थ थी। इसी से उसने उसी की गुड़िया वाले संसार को अपनाया। वृद्ध भी अपनी बहू के लिए ऐसा निर्दोष साथी पाकर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं ही बड़े आदर यत्न से मुझे बुलाने पहुंचाने लगे। और माँ तो उस माता पिताहीन विधवा बालिका की कथा सुनकर ही मुख फेर कर आंखें पोंछने लगती। इसी से धीरे धीरे मेरी कुछ नाटी गुड़िया, उसका बडोल सिर वाला पति, उसकी एक पैर से लंगड़ी सांस, बैठने में असमर्थ ननंद और हाथों के अतिरिक्त सब प्रकार से आकारहीन दोनों बच्चे, सब एक एक कर कर भाभी की कोठरी में जा बैठे। इतना ही नहीं, उनकी चक्की से लेकर गहनों तक सारी गृहस्थी और डोली से लेकर रेल तक सब सवारियां उसी खंडर को बसाने लगी। भाभी को तो सफ़ेद ओढ़नी और काला लहंगा या काली ओढ़नी और सफ़ेद बूटीदार कत्थई लहंगा पहने हुए ही मैंने देखा था, पर उसकी ननंद के लिए हर तीज त्योहार पर बड़े सुंदर रंगीन कपड़े बनते थे। कुछ भाभी की बटोरी हुई कतरन से और कुछ अपने घर से लाए हुए कपड़ों से गुड़िया के लज्जा निवारण का सुचारू प्रबंध किया जाता था। भाभी घाघरा, कचाली आदि अपने वस्त्र सीना जानती थी, अतः मेरी गुड़िया मारवाड़ी की तरह श्रृंगार करती थी। मैंने स्कूल में ढीला पजामा और घर में कलीदार कुर्ता सीना सीखा था, अतः गुड्डा पूरा लाल जाना पड़ता था। चकोर कपड़े के टुकड़े के बीच छेद करने वाली बच्चों के गले डाल दिया जाता था। वे किसी आदिम युग के संतान से लगते थे। भाभी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, इसलिए उस पर मेरी विद्वता की धाक भी सहज ही जम गई थी। प्राय सभी पशुओं के अंग्रेजी नाम बताकर और तस्वीरों वाली किताब से अंग्रेजी की कविता बड़े राग से पढ़कर मैं उसे विस्मित कर चुकी थी। हिंदी की पुस्तक से माता का हृदय, भाई का प्रेम आदि कहानियां सुनाकर उसकी आंखें गीली कर चुकी थी और अपने मामा को चिट्ठी लिखने की बात कहकर उसके मन में बीकानेर के निकट किसी गांव में रहने वाली बुआ की स्मृति जगा चुकी थी। वह लंबी सांस लेकर कहती है, पता नहीं, जानती नहीं तो तुमसे एक चिट्ठी लिखवा कर डाल देती।
पता नहीं जानती, नहीं तो तुमसे एक चिट्ठी लिखवा कर डाल देती। सबसे कठिन दिन तब आते थे जब वह वृद्ध सेठ की सौभाग्यवती पुत्री अपने नहर आती थी। उसके चले जाने के बाद भाभी के दुर्बल गोरे हाथों पर जलने के लंबे काले निशान और पैरों पर नीले दाग रह जाते थे। उनके संबंध में कुछ पूछते ही वह गुड़िया की किसी समस्या में मेरा मन अटका देती थी। उन्हीं दिनों स्कूल में कशीदा काढ़ाना सीखकर मैंने अपनी धानी रंग की साड़ी में बड़े बड़े नीले फूल गाढ़े। भाभी को रंगीन कपड़े बहुत भाते थे। इसी से उसे देखकर वह ऐसी विमुग्ध रह गई, मानो कोई सुंदर चित्र देख रही हो। मैंने क्यों माँ से हट करके वैसा ही कपड़ा मंगवाया और क्यों किसी को बिना बताए हुए छिपा छिपा कर उस ओढ़नी पर नीले फूल काढ़ना आरंभ किया, यह आज भी समझ में नहीं आता। वह बेचारी बार बार बुलावा भेजती, नए नए गुड़ियों के कपड़े दिखाती, नए नए दरोंदे बनाती, पर फिर भी मुझे अधिक समय तक ठहरने में असमर्थ होकर बड़ी निराश और करुणा मुद्रा से द्वार तक पहुंचा जाती। उस दिन की बात तो मेरी स्मृति में गर्म लोहे से लिखी जान पड़ी थी, जब उस ओढ़नी को चुपचाप छिपाकर मैं भाभी को आश्चर्य में डालने गई। शायद सावन की तीज थी, क्योंकि स्कूल के सीधे सादे बिना चमक दमक वाले कपड़ों के स्थान में मुझे गोटा लगी हुई लहराई की साड़ी पहनने को मिली थी और सवेरे पढ़ने बैठने की बात न कहकर माँ ने हाथों में मेहंदी भी लगवा दी थी। वह दलान में दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी कुछ बीन रही थी। इसी से जब दबे पांव जाकर मैंने उस ओढ़नी को खोलकर उसके सिर पर डाल दिया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। रंगों पर उसके प्राण जाते ही थे। उस पर मैंने गुड़िया और खिलौनों से दूर अकेले बैठे बैठे अपने नन्हे हाथों से उसके लिए उतनी लंबी चौड़ी ओढ़नी काढ़ी थी। आश्चर्य नहीं कि वह क्षण भर के लिए अपनी उस स्थिति को भूल गई जिसमें ऐसे रंगीन वस्त्र वर्जित थे और नए खिलौने से प्रसन्न बालिका के समान एक बेसुधपन में उसे ओढ़ मेरी ठुड्डी पकड़कर खिलखिला पड़ी। और जब किसी का विस्मय विजड़ित बिंदनी बहू सुनकर उसकी सुद्धि लौटी, तब हतबुद्धि से ससुर मानो गिरने से बचने के लिए चौखट का सहारा ले रहे थे और क्रोध से जलते अंगारे जैसी आंखों वाली खुली तलवार सी कठोर ननंद देहली से आगे पैर बढ़ा चुकी थी। वैसे ही तीज रही होगी, क्योंकि वृद्ध स्वयं पुत्री को लेने गए थे। इसके उपरांत जो हुआ वह तो स्मृति के लिए भी अधिक करुण है। क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने फिर कभी नहीं देखा। बचाने का कोई उपाय न देखकर ही कदाचित मैंने जोर जोर से रोना आरंभ किया, परंतु बच तो वह तब सकी जब मन से ही नहीं शरीर से भी बेसुध हो गई। व्रत मुझे कैसे घर पहुंचा गए। घबराहट से मैं कितने दिन जवर में पड़ी रही, यह सब तो गहरे कोहरे में छिप गया। परंतु बहुत दिनों के बाद जब मैंने फिर उसे देखा, तब उन बचपन भरी आंखों में विषाद का गाढ़ा रंग चढ़ चुका था और वे होठ, जिन पर किसी दिन हंसी छिपी सी जान पड़ती थी, ऐसे कांपते थे मानो भीतर का करंद रोकने के प्रयास से थक गए हो। उस एक घटना से बालिका प्रौढ़ हो गई और युवती वृद्धा। फिर तो हम लोग इंदौर से चले ही आए और एक एक करके अनेक वर्ष बीत जाने पर ही मैं इस योग्य बन सकी कि उसकी कुछ खोज खबर ले सकूं। पता लगा कि छोटी दुकान के स्थान में एक विशाल अट्टालिका वर्षों पहले खड़ी हो चुकी। पता चला कि वधू की रक्षा का भार संसार को सौंपकर वृद्ध कभी के विदा हो चुके, परंतु कठोर संसार ने उसकी कैसी रक्षा की, यह आज तक अज्ञात है। इतने बड़े मानव समुद्र में उस छोटे से बुद्ध की क्या स्थिति है, यह मैं जानती हूँ, परंतु तब भी कभी कभी मन चाहता है कि बचपन में जिसने अपने जीवन के सूनेपन को भूलकर मेरी गुड़िया की गृहस्थी बसाई थी, खिलौनों का संसार सजाया था, उसे एक बार पा सके। आज भी जब कोई रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के संबंध में कौतूक भरा प्रश्न कर बैठता है, तो वह अतीत फिर वर्तमान होने लगता है। कोई किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, वह कितना करुण और कितना मुरझाया हुआ है। कभी कभी तो वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्लांत मुखों में प्रतिबंधित होकर मुझे उसके साथ एक अटूट बंधन में बांध देता है।
प्राय सोचती हूँ जब वह वृद्ध ने कभी न खोलने के लिए आंखें मूंद ली होंगी, तब वह जिसे उन्होंने संसार की ओर देखने का अधिकार नहीं दिया था, कहाँ गई होंगी। और तब न जाने किस अनिष्ट संभावना से, न जाने किस अज्ञात प्रश्न के उत्तर में मेरे मन की सारी ममता आंत्र क्रंदन कर उठती है। नहीं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।